हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। हम अपने इस डीएसई फिजिक्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस की सीरीज पे चल रहे हैं, जिसके तहत हम आज यूनिट नंबर 3 और 4 के कॉम्बिनेशन पैटर्न पे नए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को लेके इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टाइटल के हमारे इस कंपलसरी पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझेंगे और इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक आपका लगभग लगभग पूरा पूरा तीसरा यूनिट कवर करता है। तो तीसरे यूनिट तक का लगभग लगभग पूरा चीज यहाँ पर हो जाएगा और फोर्थ यूनिट का भी इसमें इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस सीरीज का एक लगभग बड़ा वाला क्लास एक और आपको मैं डिलीवर करूंगा, जो कि टाइटल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से रहेगा। फिर लगभग आपका एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम अपने डीएससी के पैटर्न को पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स कंटेन करने के लिए लगभग हम टारगेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इस पेपर के इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के जो क्लास गया है, डला हुआ है, उसको आपने देख लिया होगा, जिसका टाइटल था बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर आपको वो क्लास समझ में आया है तो आपको फिर यहाँ पे बहुत 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 ही कम मेहनत करना पड़ेगा। मैथमेटिकल पोर्शन आप आसानी से कवर अप कर लेंगे। और ये नाम से पूछा जाता है कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के को डिराइव करके लेके आइए, या फिर बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को बताइए, या बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या सूक्ष्म स्तरों की संख्या को कैलकुलेट करके बताइए, या उसके लिए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फाइंड करिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन वो आएगा। तो है क्या, उसको समझते हैं। तो जैसे अभी तक आप लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जिन पार्टिकल्स को हम विभेदित कर सकते हैं, जिनको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स के सब सेल, पार्टीशन वाले बहुत सारे सेल्स के अंदर कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करें, वो कैसे अपना स्थान ग्रहण करते हैं सिस्टम के अंदर, उस चीज को बोल्ट्जमैन ने अपने कैनोनिकल लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन के फॉर्म में दिया। अब यदि पार्टिकल्स में आप विभेद नहीं कर सकते, यदि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, रंग रूप वजन चार्ज सब एक जैसा है, तो फिर उसके पोजीशन वाइज हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 2 into 2। तो पहले वाले 2 को इस तरफ करके 2 into 2 करोगे तो भी 4 आने वाला है। या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 को इस एक वाले जो राइट साइड का 2 था उसको लेफ्ट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिखिए, तो क्या आपको सिस्टम चेंज होते हुए नजर आ रहा है? नहीं, आंसर अभी भी 4 है। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सा 2 किधर था। वैसे 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5 नंबर्स में जो करेंगे तो दैट इज द आइडेंटिकल फॉर्म। तो ऐसे कंडीशन में हम ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे एनर्जी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करें, या उससे रिलेटेड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की संख्या क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर एक नया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया गया, जिसमें हमारे इंडियन फिजिसिस्ट जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था, एस.एन. बोस जिनको कहा जाता था, उनका बहुत ज्यादा योगदान है इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फील्ड में। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने जो थॉट दिया, उसको प्लांक के एनर्जी लॉ या प्लांक के नियम के अकॉर्डिंग एनर्जी क्वांटम्स में या छोटे-छोटे पैकेट्स के टर्म पे चलती है, जिसमें हर क्वांटा या फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या इज इक्वल टू एन एच न्यू के डिस्क्रीट फंक्शन के फॉर्म में प्राप्त होती है। तो उसी को आधार बनाकर इंडियन फिजिसिस्ट एस एन बोस ने और आइंस्टाइन ने मिलकर इस स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को दिया है। तो मेन मेन पूरा पूरा वर्क एस एन बोस का था। आइंस्टाइन ने उस पर थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन करके उसको एक फाइनल स्टेज आउट पे लेके गया। मतलब ये एक बहुत प्योरली इंडियन कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के हमारे फील्ड पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखें कि भारतीय भौतिक शास्त्री एस एन बोस ने प्लांक के ऊर्जा नियम के आधार पर E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें होता है हर क्वांटम की एनर्जी अभेद्य कणों हेतु, सबसे मेन की पॉइंट क्या है जी, अभेद्य है कण, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है ना, हेतु डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को दिया। तो इस बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के मेन की पॉइंट्स क्या हैं?
क्या क्या उन्होंने माना, क्या क्या चीज को बेसिक आपको एग्जाम में भी आएगा, तो ये सब थ्योरी रहता है ना, किताबों में आप जो पढ़ेंगे तो ये सब थ्योरी, उसमें से आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है एग्जाम में कि मूल अभिग्रहित क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखें जरा, सबसे पहला, सिस्टम के अंदर सभी पार्टिकल एक समान एवं सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, ये वाला अभेद्य है भाई, आप उसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल है। फेस सेल में कितने भी संख्या में कण स्थान ले सकते हैं, एक फेस सेल में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल रह सकते हैं, ये इनका एक थॉट लेके चले हैं लोग, है ना। फेस सेल का आकार h क्यूब से छोटा नहीं हो सकता, ये मिनिमम साइज ऑफ फेस सेल है, जहां h क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी का यूनिट है जूल जूल सेकेंड। ऑक्यूपेशन इंडेक्स मतलब जिस सिस्टम के अंदर जो जगह वो लोग घेरेंगे उसका मान ni मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय gi मतलब सेल्स की संख्या, सेल्स की संख्या मतलब डाइवर्जन कितने टाइप का हुआ है पार्टीशन, ये कितना हो ni अपॉन जी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक, इसी को ही ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोलते हैं। लागू होने वाले कणों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम h नॉट का पूर्ण गुणज होता है, कंप्लीट इंटीजर, जिन्हें हम उस कणों को क्या कहते हैं जी, बोसॉन कहते हैं, मतलब इस तरह के कणों का जो स्पिन होता है वो कंप्लीट इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से चीजें, ठीक। जहां h नॉट को h अपॉन 2 पाई बोलते हैं, h प्लांक कांस्टेंट है ना, तो प्लांक कांस्टेंट को और छोटा कर दो, अगर आप 2 पाई से डिवाइड करके और छोटा कर दो तो फिर आपको h नॉट मिलता है, ऐसे h के ऊपर ऐसे लाइन खींचने को h नॉट बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स में, ठीक। तो ये कुछ अभिग्रहित उन्होंने लिया है, कुछ संकल्पनाएं, थॉट्स मान के चले हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम माइक्रो स्टेट्स के लिए इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, अगर आप एग्जाम में आएगा तो माना भाई कि n1 n2 n3 ni डेस n के कणों को हमको gi g2 g3 डेस gi g के सेल्स में वितरित करना है, जिसमें कणों की औसत ऊर्जा e1 e2 E3 डेस EK तक है, ठीक। तो ये सेल्स हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हर सेल्स के अकॉर्डिंग कणों के एनर्जी लेवल ये वाले हैं। तो फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो हमें ये निकालना है कि हमें कितने क्वांटम एनर्जी स्टेट हैं जो कि GI स्टेट हैं, तब ऊर्जा स्तरों के मध्य GI-1 पार्टीशन होंगे। कहने का मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के दो एनर्जी स्टेट हैं, देखिए जरा, ये मैंने ऐसे करके ये बॉक्सा बनाया, इसको दो भाग में बांटा, तो एक एनर्जी स्टेट ये है, एक एनर्जी स्टेट ए है, तो दोनों के बीच में पार्टीशन कितना है, एक पार्टीशन है, एक बार आप भाग में तोड़े हैं इसको, एक भाग में, तो यदि एनर्जी लेवल दो ठो हैं तो पार्टीशन के ठो है, 2 माइनस 1 मतलब कितना है, 1 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 ठो एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल है, चलिए समझिए इसको, तो ऐसे, तो 1 2, तो पार्टीशन के ठो किए जी, 2 बार किए ना, एक एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल, लेकिन उसको कितने बार भाग किए हम लोग यहाँ से, 2 भाग में, तो 3 एनर्जी लेवल है तो पार्टीशन 2 ठो है। अगर 4 बोलूं तो इसी को मान लो इस तरह से, 1 2 3, और 1 2 3 4 भाग, तो 4 एनर्जी लेवल है तो पार्टिकल कितने ठो है, 3 ठो। उसी चीज को यहाँ पे बोल रहा हूं, उसको समझिए, यदि इस प्रकार यदि क्वांटम एनर्जी स्टेट में GI स्टेट हैं, GI एनर्जी के स्टेट हैं, तब ऊर्जा स्तरों में जो मध्य पार्टीशन कितना होगा, GI-1, एक कम उससे, ठीक, एक कम, ठीक है। इस प्रकार कुल संभावनाओं की संख्या जिसमें Ni कणों को हम कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, GI-1 भागों में, पार्टीशंस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैक्टोरियल तरीके से, ठीक। 2 कण हैं या 3 कण हैं, 4 कण हैं, उनको उतने भागों में कितने प्रकार से आप वितरित कर सकते हो, उसका एक वैल्यू। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आपके पास 2 पार्टिकल थे, ओके, तो वही उतना पार्टीशन मतलब उतने में से जस्ट एक कम हमको भाग मिलेंगे, पार्टीशन मिलेंगे, तो हमें Ni कणों को, टोटल नंबर Ni कणों को GI-1 भागों में, पार्टीशन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वे, ये टोटल का फैक्टोरियल हो गया। ठीक, अब थर्मोडायनामिकली प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जितने आपके फेवरेबल क्षेत्र हैं, जितने आपके फेवरेबल चीजें हैं, ni प्लस जी आई माइनस वन, ये आपके फेवर की चीजें थी। और चूंकि ni फैक्टोरियल टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट, फेवरेबल स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेट, तो ni फैक्टोरियल आपका एक नंबर ऑफ पार्टिकल का था, और जी आई माइनस वन पार्टीशंस वो भी अपने जगह आपस में उतने तरीके से बदल सकते हैं, इसलिए उसको डिवाइड कर दिए। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन आपके आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार हमें अलग अलग सभी स्टेट्स के लिए अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो जरा इस इक्वेशन को यदि सभी पार्टीशन एरिया के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी n1 n2 n3 ni डैश डैश n के लिए पूरा जनरलाइज्ड करेंगे, तो यहाँ n1 प्लस g1 माइनस वन, आई की जगह 1 रखेंगे, ये वाला पद इंटू n2 प्लस g2 माइनस वन फैक्टोरियल 2 n2 g2 माइनस वन फैक्टोरियल, और डैश 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 वैसी करते हैं। तो यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा है, याद रखना, ये मेन बताने का तात्पर्य इंटू है। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि 2 इंटू टू, या फिर ये वाले 2 को इधर लिख के ये 2 इंटू टू, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा सिस्टम अलग अलग है, दोनों ही कंडीशन में 4 और 4 है। तो सिस्टम आ कैसे रहा है, इंटू के कंडीशन से आ रहा है ना, इंटू के कंडीशन से, है ना। और चूंकि एक इंडिविजुअल पार्टीशन में पुट आउट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो मल्टीप्लीकेशन करते हुए कंपाउंडेड फॉर्म में इस तरह से आपको अलग अलग लेवल पे कितने कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, उस चीज की वैल्यू ये देगा आपको। ठीक, तो इस प्रकार अन्य सभी कंपार्टमेंट हेतु वितरण व्यवस्थाओं की कुल संख्या, ये चूंकि इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो सिर्फ 1 2 3 आई के तक यहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग। अब फाइनली, अब जब इक्वेशन बड़ा रहता है, तो जब प्लस प्लस रहता है तो आप समेशन का साइन यूज करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई इंटू अंत तक क्या है जी, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के लिए एक नया टाइप का समेशन का साइन हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। तो जब टर्म्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो उसको ith लेवल में लिखने के लिए इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज करते हैं। ये क्या चीज दिखाता है कि मल्टीप्लीकेशन टर्म्स के सम को बताता है, एक तरह से उसके कलेक्शन को बताता है, इस तरह से। तो ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त करना आपके लिए बहुत इजी है। जी माइनस वन कहाँ से आया, तो चूंकि एक जितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल उससे ठीक एक कम पार्टीशन, ठीक है, और उतने भागों में हमें ni कणों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें मेन हमारा टास्क है कि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलेंगे, और जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि ni और gi बहुत बड़े हैं। ni और gi बहुत बड़े हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है और एनर्जी स्टेट्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके कंपैरिजन में 1 को नेग्लेक्ट करने पर 1 बहुत छोटी राशि है। तो आपका इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा कि n प्लस जी आई डिवाइड बाय n फैक्टोरियल जी आई फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग ले लिए हैं हम लोग, तो लॉग लेने से ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ये वाला इस तरह से। और जब भी लॉग लेते हैं और फैक्टोरियल का टर्म आता है, तो उसको और बड़े पदों को छोटा करने के लिए हम लोग स्टर्लिंग फॉर्मूले का यूज करते हैं। पिछले क्लास में भी वही चीज यूज किए थे हम लोग। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करने का तात्पर्य यह है कि log x फैक्टोरियल को x log x माइनस x लिखते हैं। देन फाइनली यू राइट, जहां जहां log के साथ फैक्टोरियल टर्म है उसको आप स्टर्लिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ये वाला टर्म इस तरह से लिखा जाएगा, ये वाला टर्म इस तरह से लिखा जाएगा, और ये वाला टर्म इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, इस तरफ log w, तो स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब तो फाइनली ध्यान देंगे अगर आप, तो यहां से जब चीजें ni प्लस जी आई, ये वाला टर्म log ni प्लस जी आई, ये वाला, यहाँ का ये वाला दोनों टर्म माइनस में इस प्लस, इस वाले प्लस और इस वाले प्लस से कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म। ठीक, तो ये दोनों पद हट गए, बचा आपका ये वाला टर्म माइनस ni log ni यहाँ वाला, और माइनस जी आई log जी आई ये वाला पद। ठीक, अब चूंकि जी आई में वेरिएशन नहीं है, जितना पार्टीशन है वो फिक्स रहता है, वेरिएशन किस में होगा, ni में। कहने का मतलब कि दो एनर्जी लेवल हैं अगर आपके पास, तो ni क्या है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये दो इसमें 2 पार्टिकल हो सकते हैं, 4 पार्टिकल हो सकते हैं, या इसमें 3-4 पार्टिकल हो सकते हैं,
इसमें 1 हो सकता है, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकता है, इसमें 2 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वेरिएशन है, बट भागों में है क्या? नहीं। ये अंततः अगर आपने डिफाइन कर दिया है कि 2 भाग हैं, तो पार्टीशन तो फिक्स है। तो ये एनर्जी लेवल आपने 2 ठो डिफाइन कर दिया है, तो एनर्जी लेवल तो फिक्स है। तो जीआई में वेरिएशन नहीं होगा, बट एनआई में कंटिन्यूअसली वेरिएशन होगा। मतलब जीआई कांस्टेंट है मैथ्स की भाषा में, और एनआई आपके लिए वेरिएबल है। इसलिए समीकरण नंबर 3 में का हम अवकलन करेंगे, अवकलन करके शून्य के बराबर रखने पर, मतलब अधिकतम उष्मागतिकी प्रायिकता हेतु, वही मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन मैथ्स में जो हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वन टाइम डेरिवेट एंड इक्वेट टू जीरो, उसको जीरो के बराबर रखते हैं हम लोग मैथ्स में। तो भाई जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? एनआई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये वेरिएबल है। और जहां जहां सिंगल फॉर्म में जी आई आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जी आई इज ए कॉन्स्टेंट, और उसको जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक, तो डिफरेंशियल डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। आई एम सॉरी, हियर वी मिस द टर्म, यहाँ मेरे से एक मिसप्रिंट हुआ है, याद रखेंगे ये लॉग डब्ल्यू है, और इस तरफ भी ये लॉग रहेगा, इसको ध्यान देंगे आप लोग, है ना। सॉरी, ये लॉग डब्ल्यू है ना, तो ये लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस मच, इक्वेशन नंबर 3। तो इसका हम डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखेंगे, तो डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू, तो डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए, यहाँ पर लॉग लगाए हैं इस इक्वेशन में, ये वाला समेशन मल्टीप्लिकेशन का था। तो मल्टीप्लिकेशन के समेशन में जैसे ही हम लोग लॉग लगाते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? सम के समेशन में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि दो संख्याएं यदि मल्टीप्लाई हो रही है m और n, जब आप इसको लॉग लगाते हो इसमें, तो क्या बन जाता है जी? लॉग m और प्लस लॉग n बन जाता है। तो तात्पर्य ये है कि मल्टीप्लिकेशन का समेशन आफ्टर लॉग लेने के बाद सम के नोटेशन सम नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर अब समेशन आ गया है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये किस लिए बदला? लॉग की वजह से बदला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 3 को किसके रिस्पेक्ट में? एनआई के रिस्पेक्ट में। देन फाइनली यू हैव, ध्यान से देखिए, एनआई का डीएनआई, इस जीआई का जीरो, इस लॉग वाले टर्म का फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन चल रहा है ना, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन था, ये वाला सेकंड फंक्शन था। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन वैसे ही रहा, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा? लॉग एक्स का 1/x, मतलब 1 एन आई प्लस जी आई, और एक बार डी एन आई, इसका डी एन आई फलन के फलन का, जी आई का जीरो, देन फाइनली ये कैंसिल कटने वाला है। सिमिलरली हियर यू हैव एन आई फर्स्ट फंक्शन एंड लॉग एन आई इज सेकंड फंक्शन। तो एन आई का डी एन आई पहला फलन का अवकलन, दूसरा वैसे रहेगा लॉग एन आई, बीच में प्लस होता है, इस वाले माइनस की वजह से माइनस होगा, एन आई लॉग एन आई का 1/n और डी एन आई, तो ये कटने वाला है। और ये वाला फंक्शन तो जी आई वाला था, तो इसका डिफरेंशिएशन एन आई के रिस्पेक्ट में जीरो, तो ये हो गया जीरो। देन फाइनली क्या क्या बचा? ये वाला पद बच रहा है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, जो कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो वो भी कट जाने वाला है, ये बचेगा। तो फाइनली हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अब फिर से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो ये लॉ डी एन आई को कॉमन निकालोगे अगर, तो ये बाहर निकल गया, और ये लॉग m माइनस एन है, जिसको लॉग m बटे n लिख सकते हो आप ऐसा। ठीक, अगर इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रिवर्स करोगे, तो पावर -1 हो जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से वो -1 का पावर कहाँ आ गया? यहाँ पर सामने में आ गया। तो हमने लिख लिया लॉग एन आई अपॉन लॉग एन आई प्लस जी आई, डी एन आई बाहर में है अपनी जगह पर, और उसको इक्वेट किए हैं किसके बराबर जी? जीरो के बराबर, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सर्वाधिक संभाव्य स्थितियों के फाइंडिंग के लिए इक्वेट कर दिए हैं किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर हमने इक्वेट किया। इससे कुछ चीज मिलता है? हाँ भाई, इस पर्टिकुलर समेशन वाले टर्म को आपने जीरो के इक्वेट किया है, मतलब समेशन आई इज इक्वल टू के लॉग एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई, डी एन आई इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि डी एन आई और किसी एक पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन जीरो के बराबर है,
तो इक्वेशन नंबर 4 के बाद क्या रिजल्ट निकलता है? हमको पता है कि कुल कणों की संख्या नियत है, शुरू में ही डिफाइन कर दिए हैं आप। तो कुल कणों की संख्या नियत है मतलब n इज ए कांस्टेंट, तो dni इज 0। हम जानते हैं निकाय की कुल ऊर्जा नियत है मतलब E इज ए कांस्टेंट मतलब समय समेशन E इज इक्वल टू समेशन NiEi, कांस्टेंट मतलब DE मतलब समेशन EI DNi इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, ये तीनों इंडिविजुअली संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि ये तीनों आपस में मिलकर संतुष्ट होने चाहिए। तो जैसे मैंने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में किया था वही काम यहाँ पे करना है। तो भाई इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बट एक साथ प्रभाव को प्रदर्शित करने हेतु अर्थात एक साथ संतुष्ट होने के लिए हमें लैग्रांज की नियतांक गुणन विधि से इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब हम नियतांक गुणन विधि से समीकरण 5 में अल्फा का गुणा करेंगे, इसमें समीकरण 6 में बीटा का गुणा करेंगे और उसे जोड़ देंगे ले जाके समीकरण नंबर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ले जाके समीकरण नंबर 4। हाँ हाँ, समीकरण 4 से उससे क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 5 में हमने अल्फा का गुणा करेंगे, यहाँ पर समीकरण 6 में हम बीटा का गुणा करेंगे, गुणा करके समीकरण नंबर इस 4 से जोड़ देंगे। ये काम मैं बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी किया हूँ। उस वाले क्लास को अगर आपने देखा है तो आपको 50% तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना? बट इट्स इंपॉर्टेंट, जब भी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आएगा आपको ऐसे ही इसको लिख के आना है। अब जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला पक्ष, हाँ ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष जुड़ेगा और बराबर की इस तरफ क्या रहेगा, 0। तो DNi यहाँ पर भी है और DNi ये भी है और DNi ये भी है, तो कॉमन निकल जाएगा। इसमें आपने गुणा किया था अल्फा का तो अल्फा बचेगा और इसमें आपने गुणा किया था बीटा का तो बीटा बचेगा e की पावर EI के साथ, EI के साथ। और समेशन भी हमने, यहाँ भी समेशन था, है ना? और समेशन यहाँ पर भी आएगा, ये देखिए समेशन ni, तो DNi समेशन के फॉर्म में और समेशन यहाँ पर भी है, तो समेशन सबसे बाहर। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 से k तक log ni ये वाला पद प्लस यहाँ से आने वाला है अल्फा, तो ये अल्फा, और यहाँ से आना है बीटा ei, तो ये बीटा ei, और ब्रैकेट के बाहर dni और इज इक्वल टू दिस 0, इज इक्वल टू 0। तो वेरिएशन ऑफ dni आर इंडिपेंडेंट, हमको पता है कि वेरिएशन ऑफ dni आर इंडिपेंडेंट है ये। तो इस समीकरण के संतुष्टि के लिए यदि DNi के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई चीज 0 के बराबर हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो ये वाला पद किसी न किसी प्रकार से 0 के बराबर होगा इसकी सत्यता के लिए, क्योंकि वेरिएशन ऑफ DNi आर इंडिपेंडेंट, वो ऑलरेडी 0 है उस कंडीशन में। ठीक, तो ये वाला पद भी क्या होना चाहिए संतुष्टि के लिए, इसका कहने का तात्पर्य है कि 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब समीकरण log ni अपॉन ni प्लस जी आई प्लस अल्फा बीटा आई इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से हम ni की वैल्यू निकालेंगे। तो ni की वैल्यू, ये वाला log इधर गया तो e की पावर बन जाएगा ऐसे, ये अल्फा इधर गया, ये बीटा इधर गया तो माइनस में, तो फिर ni प्लस जी आई, इसको पलट दोगे अगर आप डिवाइड में, ni दोनों के बटे में है जी, तो ये वाला ni इसके ही बटे में तो 1, इसके बटे में है तो ये, तो 1 इधर चले जाएगा तो e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा e आई माइनस 1, और ni की वैल्यू निकालना है तो इसको पलट देंगे तो ये माइनस हो जाएगा पावर। ठीक, ये जी आई यहाँ से आएगा तो बटे में आएगा यहाँ पर, और पलट देंगे तो ऊपर जाके जी आई ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। तो ये सबसे पहला कांस्टेंट के टर्म में बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक, अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर आप कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यह समीकरण सर्वाधिक प्रासंभाव्य प्रायिकता के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं में कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे बोस आइंस्टाइन वितरण नियम कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये तो याद है कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी लिखते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बीटा के जगह 1 अपॉन के टी लिख दीजिए और एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दीजिए। तो ये भी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का मेन इक्वेशन है। अब बोस आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनेगा, ये तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की संख्या है,
तो बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या ऑक्यूपेंसी नंबर जिसको बोलते हैं, उसका मान है कि द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्वांटम स्टेट। एक क्वांटम स्टेट में कितने पार्टिकल हो सकते हैं? तो एक नंबर ऑफ टोटल जितने पार्टिकल्स हैं उसको नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक? तो Ni आपने निकाला है और Gi से डिवाइड कर देंगे तो Gi जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आ रहा था वो कट जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो Gi आ रहा था उस ये ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकालने के लिए या एफ ऑफ ई आई लिखने के लिए Ni बटे Gi होता है। तो Ni की वैल्यू ये आप रखेंगे, ये ऊपर वाला Gi है, Gi कट जाएगा। तो फाइनली आपको 1 अपॉन e टू द पावर अल्फा e टू द पावर ई आई अपॉन के टी माइनस 1 का एक्सप्रेशन मिलेगा एफ ऑफ ई आई के लिए, है ना? या फिर उसे आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए आई के रूप में ना लिख के ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये हमने जो निकाला वो फंक्शन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। तो ये रहा भाई बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब यदि निकाय के पास ऊर्जा स्तर, चूंकि हम लोग जानते हैं बहुत पास पास होते हैं, तथा ऐसी स्थिति में अर्ध सतत स्पेक्ट्रम या जिसे हम क्या कहते हैं क्वासी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। इस प्रकार यदि जीडी ऊर्जा स्तर E एवं E प्लस डी के मध्य में ऊर्जा अवस्थाओं की क्या है जी संख्या है, मतलब नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, मतलब Gi की वैल्यू ये है जिसको GD से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो याद करेंगे, अगर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला लेक्चर देखा है जो DSC वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि सेम है, वहां पर भी यहाँ पर भी आप सेम ही लिख के आ सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने वहां पे कैविटी सिस्टम इमेजिन करके रखा था जिसके अंदर कोई भी वेव जाता है तो ट्रैप हो जाता है और ऑसिलेट करके वो मैक्सिमा और मिनिमा को प्राप्त करता है, हायर एनर्जी लेवल को और लोअर एनर्जी लेवल को। तो चूंकि एनर्जी के कुछ लेवल्स डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जी आई की वैल्यू GeDE होती है, जहां एनी हमारा ये है। तो एनी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से आपको एनी इज इक्वल टू एनी डी, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो इस तरफ एनी डी और इस तरफ जी का जी और डी और 1 अपॉन ई टू द पावर ई आई अपॉन के टी माइनस 1, केवल डिफरेंशियल फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन को लिख दिया है। अब हम लोग जानते हैं अगर सिंपल फॉर्म में अगर आप निकालो कि फ्री पार्टिकल जिसका स्पिन क्या होता है जी जीरो होता है, तो फ्री पार्टिकल क्या है अपने आप में बोसॉन है, को GD निम्न प्रकार से दिया जाता है। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला था ना, वो जो आप प्लांक रेडिएशन लॉ पढ़े होंगे वहां पे हम लोगों ने फ्री पार्टिकल के लिए या फ्री पार्टिकल के लिए कितने माइक्रो स्टेट होते हैं वो भी हमने कैलकुलेट करके निकाला है ये वाला। तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट GD की वैल्यू है उसको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप बस डिवाइड कर दीजिए e टू द पावर अल्फा e टू द पावर ई आई अपॉन के टी माइनस 1 से। तो ये फिर फ्री पार्टिकल के लिए बोस आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का वैल्यू बन जाएगा। ठीक, तो अगर पूछता है आपसे कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है, फ्री पार्टिकल के लिए इसके एक्सप्रेशन को लिखिए, तो थोड़ा सा यहाँ तक आपको आगे करके दिखाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने तो फ्री पार्टिकल के कंसेप्ट से इसको नहीं, अगर पेपर में इस तरह से आता है आपसे कि भाई ये वाला ये एक्सप्रेशन कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन का डिराइव करिए, तो यहाँ तक आपको लिख के आना है। अगर बोलेगा कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स के फॉर्म में लिखिए तो यहाँ तक लिख के आना है। सिंपल है, GI से डिवाइड कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब अगर आपने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वाला एक्सरसाइज किया है तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा ना, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। और स्टार्टिंग का जो फंडा बनाने का है उसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसे आप पोस्टुलेट्स को लिखिएगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म को यहाँ पे लिखिएगा। और ये क्वांटम वैल्यू लिखने का मतलब ही वही है, ये देखिए, मतलब जी की एक एनर्जी लेवल जो G1 एनर्जी लेवल है उसके अंदर भी बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं। G2 के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं, सेल्स के अंदर भी और सारा डिवीजन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स है जो ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल
G-1 स्टेज में जाना चाहता है, मतलब एनर्जी स्टेट्स की संख्या यदि 3 है, तो वो दूसरे को प्रेफ़र करेगा। यदि एनर्जी स्टेट्स की संख्या 2 है, तो वो पहले स्टेज को प्रेफ़र करेगा। मतलब वो हमेशा एक लेवल नीचे वाले एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। इस चीज़ को G-1 या -1 का जो कॉन्सेप्ट हमने किया है, उसके थ्रू इस चीज़ को बताया जाता है। मतलब -1 करने का मतलब है कि पार्टिकल्स को लोअर एनर्जी स्टेट्स में खींचना। पार्टिकल्स को लोअर एनर्जी स्टेट में अपने तरफ हम खींचते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को ये G-1 देता है। फिर आगे अंततः यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए तो आखिर हम लोग 1 चूँकि बहुत छोटा है, बड़ा है करके नेगलेक्ट कर ही देते हैं। यहाँ पर के बाद देखिए ज़रा, यहाँ से भाई कि 1 को नगण्य लेने पर तो फिर ये एक्सप्रेशन छोटा हो गया, यही आ जाता है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, फिर आप लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का समेशन सबमिशन के समेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ईज़िली आपको स्टिलिंग फॉर्मूले का यूज़ करके ये चीज़ प्राप्त करना है। तो फाइनली इधर फिर पूरा मैथमेटिकल वर्क है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या माइक्रो स्टेट फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा के मैथमेटिकल फॉर्म के लिए उसको एक बार डेरिवेट करके एनआई के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर रख देते हैं। तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब भाई यहाँ पे वेरिएशन की बात है, एनआई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जीआई के रिस्पेक्ट में नहीं करते क्योंकि एनआई ही वेरी होता है, वो लिखा है जो यहाँ के लिखने का तात्पर्य कि जीआई में वेरिएशन नहीं होगा लेकिन एनआई में कंटिन्यूअसली वेरिएशन होगा क्योंकि भागों की संख्या, ऊर्जा स्तरों को जो भाग तोड़े हैं, उनका नंबर फिक्स रहेगा बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर सकते हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रख के आप आसानी से ये डिफरेंशिएट करके और लैग्रांज के मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगा के कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के मेथड को लगा के कि एक बार अल्फा और एक बार बीटा का इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देंगे तो फाइनली इस तरह का एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जिसको बाद में जीरो के इक्वेट करके आप ये वाला फाइनल एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जिसको बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और या फिर बोस आइंस्टाइन एक्सप्रेशन फॉर द माइक्रो स्टेट मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट्स कहा जाता है। थोड़ा सा अगर आपसे फ्री पार्टिकल के बारे में पूछता है तो आगे चल के इस चीज को इसमें भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्रासंगिक प्रायिकता के आधार पर जी आई बटे एन आई कर लेंगे और बीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। 1/kT होता है। ये बीटा 1/kT कैसे आता है ये जस्ट पिछले वाले क्लास में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है कि बोल्ट्जमैन और टेम्परेचर के साथ इस पर्टिकुलर कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उसको वहां पे आप लिख के आए, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 1/kT। यू वेल नो इसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बोस आइंस्टाइन एक्सप्रेशन को तो आप याद रखेंगे ही, ये निकल के आता है करके। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं एक तो ये इससे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, उसके बाद इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे बेसिक चीज कि इसमें ऐसे पार्टिकल्स पे ये लागू हो रहा है जिनका स्पिन इंटीजर है। इंटीजर है कहने का मतलब है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फ्रैक्शन नहीं है। तो आपका काम है कि आप थोड़ा-सा ये बुक किताब या जो भी रिसोर्स आपके पास है, वहाँ पर आप फिर फोटॉन गैस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, थ्योरी पोर्शन है। प्लैंक रेडिएशन का लॉ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने डीएससी अ, वाले पेपर में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले पेपर में बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके प्लैंक रेडिएशन लॉ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के डिटेल जितने क्लासेस हैं जिसमें रेले का नियम है और वीन का विस्थापन नियम है, स्टीफेन का नियम है, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ से पढ़िए। ऑलरेडी वीडियो भी डला हुआ है, ऑलरेडी पीडीएफ भी अवेलेबल है आपके लिए। अब आपके इस वाले पर्टिकुलर डीएस ई के सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्लांक के रेडिएशन लॉस के सहायता से वीन के विस्थापन नियम को स्थापित करना है, रेले के नियम को स्थापित करना है, स्टीफन के नियम को स्थापित करना है, किसकी सहायता से? प्लांक के नियम से। तो ये सारा चीज मैथमेटिकली वर्क आपको डीएससी वाले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चौथे यूनिट के मटेरियल में मिल जाएगा। ऑलरेडी ग्रुप में पोस्टेड है वो और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको उस वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो ये पूरा लगभग इस बोल्ट्स अपने इस यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाए अगर कि इस यूनिट का, हाँ सिलेबस मेरे हाथ में है अभी, मैं रीड कर रहा हूँ। इस यूनिट में लिखा हुआ है जी कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जस्ट पिछले वाले यूनिट नंबर 3 में हम लोग कर लिए हैं। ये जो आज का बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये यूनिट नंबर 4 में आपका दिया है।
तो हम लोगों ने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बेसिक प्रॉपर्टीज को, उसके पोस्टुलेट्स को जाना। बोस आइंस्टाइन रेडिएशन एट एज अ फोटोन गैस थ्योरी है, इसको आपको पढ़ना है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्लांक के क्वांटम लॉ को आपको पढ़ना है। ये सिलेबस में ऐसा ही लिखा है, प्लांक लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है स्टूडेंट्स, आप DSC वाले प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देखें, वहां पे आपको इसका हेल्प मिल जाएगा। फिर आपके सिलेबस में डिडक्शन ऑफ वीन के विस्थापन नियम, दूसरा रेले जीन्स का नियम, और तीसरा स्टीफन के नियम, और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर्म कहाँ से जी? प्लांक के नियम से, कि वीन के वितरण नियम, वीन के विस्थापन नियम, रेले के नियम और स्टीफन के नियम की उत्पत्ति करना है किसकी सहायता से? प्लांक के रेडिएशन वाले इक्वेशन की सहायता से। तो ये सब कुछ वहां पे बना हुआ है वीडियो में, और मैथमेटिकली अगर कुछ एक्सप्रेशन स्टीफन के नियम का और रेले के नियम का नोट्स में मैंने पुट अप कर दिया है। तो उस पर्टिकुलर पेपर के यूनिट नंबर 4 के नोट्स को आप एक्सेस कर लीजिए और आसानी से वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये यूनिट नंबर 4 का 70% पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक। और एक टॉपिक यहाँ पे आपको नेट या कहीं से देख के पढ़ना है, ये आपके पास जो किताब है ये थ्योरी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है। ये भी शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है। एक तो फोटोन गैस मैंने बोला, फोटोन गैस कैसे काम करता है उसके बारे में, और कि रेडिएशन एज अ फोटोन गैस ऐसा मिलेगा आपको, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है, ठीक। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो ये आपको मिलेगा। कंडेंसेशन कहने का मतलब है किसी भी ऐसी एक एनर्जी स्टेट्स जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसा माना जाता है कि अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें अगर बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं तो उस निकाय के सारे पार्टिकल अपने लोअर एनर्जी स्टेट में इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी पार्टिकल हैं हायर एनर्जी स्टेट पे नहीं जाते। तो इस सबसे लोअर एनर्जी स्टेट्स को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी स्टेट पर पार्टिकल आकर स्टेबल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जो भी निकाय है वो सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम के अगर सारे पार्टिकल्स उसके लोअर ग्राउंड स्टेट पे आके रुक जाएं तो वो सुपर फ्लूइड की तरह व्यवहार करने लगता है। लेजर का कुछ कंडीशन है यहाँ पर। तो थ्योरी पोर्शन है, आपको कुछ डायग्राम वहां पे बनाने पड़ेंगे, आप नेट पे देखिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन करके। मेन की पॉइंट फंडा ये है कि वह स्थिति जिसमें किसी निकाय के सारे पार्टिकल्स अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं, उसे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहा जाता है। तो एक दो डायग्राम इसके लिए बना लीजिएगा, और किताब में जैसा दिया है उसका एक शॉर्ट नोट्स जैसा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये यूनिट नंबर 4 का बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। इसके रूट्स भी आपको मैंने बता दिए हैं कि कहाँ पे दिया है प्लांक रेडिएशन लॉ। उस क्लास को आप बहुत अच्छे से जरूर करें। उसके नोट्स भी वहां पे डले हुए हैं DSC वाले प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। अब अगली एक और क्लास में आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाऊंगा, मे बी वो क्लास इससे भी थोड़ी बड़ी होगी, जिसमें हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे, जो फर्मियंस के लिए लागू होता है, हाफ इंटीजर पार्टिकल्स के लिए। और हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के एक दो एप्लीकेशंस को, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल क्या होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर कैसे मूव करता है। जो बिजली बनती है, करंट इलेक्ट्रिक हम लोग बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से करंट फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है मेटल के अंदर में, उसको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ने समझाया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए मेन फॉर्मूला, जैसे आपने बोस आइंस्टाइन के लिए निकाला है। अगर मैं एग्जांपल उदाहरण के लिए कहूँ तो इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का, इस तरह का, किसके लिए निकालेंगे? फर्मी डिराक के लिए निकालेंगे। और फिर वो कहाँ कहाँ किन किन बड़ी चीजों पे अप्लाई हो रहा है, स्पेसिफिक हीट जैसे लिखा है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, उस पे बात करेंगे। तो फिर एक और क्लास आपके इस DSC सिलेबस, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे, मेरी ओर से फिर लगभग आप एक एग्जाम ओरिएंटेड इस पेपर को प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। तो और अगर आपके कोई डाउट है या और कोई अलग से कोई टॉपिक आपको मिलता है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, हम बहुत अच्छे से उसको टाइमली कवर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए, डाउट्स शेयर करते रहिए। ओके।
थैंक यू।